एवरी क्रैश इज एन अपॉर्चुनिटी। मार्केट में दो रूल हैं। रूल नंबर 1, मार्केट हमेशा क्रैश करती है। रूल नंबर 2, मार्केट हमेशा बाउंस बैक करती है। इन्वेस्टमेंट के बाद और टैक्स देने के बाद मेरे पास अकाउंट में कुछ नहीं बचता। आज हम अपनी कंपनी के लिए भी 100 इंटरव्यू लेते हैं जी। एक बंदा सिलेक्ट होता है मुश्किल से। अरे फ्रेशर आके बोलता है मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए। चलो मैंने बीबीए भी कर लिया, एमबीए भी कर लिया, बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, अब मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। बट तुम्हें आता क्या है? बिकॉज व्हाट यू हैव बीन टॉट इन स्कूल एंड कॉलेजेस वो रियल लाइफ इंडस्ट्री में किसी काम का नहीं। सो अब दुनिया को ये समझना पड़ेगा द एजुकेशन सिस्टम इज फूलिंग यू कि अगर कोई नया आदमी है, सेफ खेलना है, चूज म्यूचुअल फंड ETF। किसी यहाँ पे मैथमेटिक्स को समझो, अगर पैसा बनाना है किसी को तो। राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बुफे, मुकेश अंबानी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो कैसे सोचते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में? ऑप्शन बायर की जेब खाली और ऑप्शन सेलर की तिजोरी खाली। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ब्रोकर्स मेक्स द मोस्ट मनी। राकेश झुनझुनवाला ने ना अपने लास्ट के कुछ दिनों में कहा था द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड, वो स्ट्रैटेजी रिवील कर दिया आपने लोगों के सामने। पुष्कर राज ठाकुर शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। लगा ना धक्का? मुझे भी लगा था जब उन्होंने ये बताया। पुष्कर राज ठाकुर की पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, वो किस तरह से अपने कैपिटल को यूटिलाइज करते हैं और लेवरेज करते हैं, कैसे आप अपने कैपिटल की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हो क्योंकि वो नंबर 1 प्रायोरिटी है, और ये इंश्योर कर सकते हो कि वो कैपिटल एक अल्फा कमा करके जा रहा है। ये पुष्कर राज ठाकुर ने इस पॉडकास्ट में बताया है। अपनी कैपिटल का रिस्क एलोकेशन कैसे करते हैं, मार्केट के मूड के हिसाब से कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलती है। ये अगर जानना है तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट से एक रियल वेल्थ अगर आप कमाना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, तो उसके लिए क्या गाइड है, उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, वो पुष्कर राज ठाकुर ने इस पॉडकास्ट में बताया है। किस तरह से राकेश झुनझुनवाला सोचते हैं, किस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे सोचते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में, ये डिस्कशन आज के पॉडकास्ट में हुआ है। 82% लोग जो हमारा चैनल देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, तो प्लीज लाइक द पॉडकास्ट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक इट। पुष्कर, मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी रैली दे चुकी है पिछले 10, 12, 15 साल में। अब लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें ग्रेट डिप्रेशन की बातें आती हैं, कई बारी आती है इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, ग्लोबल स्लो डाउन, रिसेशन आ जाएगा, या ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आकर के करेक्शन आएगी बहुत तगड़ी, 30%, 40% की बात होती है। इस पे क्या पर्सपेक्टिव है आपका? और खरीदो। कहने का मतलब ये है, आप ये समझो आप क्या खरीद रहे हो। पेनी स्टॉक्स खरीद रहे हो तो मेरे को नहीं पता। लेट्स से यू आर बाइंग निफ्टी 50 स्टॉक्स, तो निफ्टी 50 में वो कंपनी है जो इंडिया की 50 बेस्ट कंपनीज हैं, वो आज बेस्ट है। कल कोई अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स सीधा पैसिव म्यूचुअल फंड से खरीद रहे हो, ETF से खरीद रहे हो, तो आप इंडिया की 50 कंपनियों पे बेट कर रहे हो। अगर बीच में कुछ ऐसा होता भी है तो मैं कहता हूं एवरी क्रैश इज एन अपॉर्चुनिटी। क्रैश तो आएगा, ये तो इनएविटेबल है। आप उस टाइम पे विल यू बी सिटिंग ऑन कैश और नॉट, दैट्स अ क्वेश्चन। हाँ, क्रैश बीच में जब आए थे, तब जैसे कोविड का क्रैश आया था, 2008 का क्रैश आया था, भाई क्या आपने पैसे लगाए? मार्केट में दो रूल हैं। मार्केट हमेशा क्रैश करती है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, मार्केट हमेशा बाउंस बैक करती है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स को समझो, अगर पैसा बनाना है किसी को तो। मान लेते हैं आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया आज टॉप पर, मार्केट 50% गिर गई, ठीक है जी, तो 1 करोड़ के कितने? 50 लाख। 50 लाख। और मान लो मैंने वो जो 50% गिर गई तो मैंने 1 करोड़ डाल दिया, अब मार्केट 0 पे ही आ गई, मतलब जहां से 50 लाख का दोबारा कितना हो जाएगा? 3 करोड़। नहीं, एक ही आपके 50 लाख का कितना होगा? 1 करोड़ वापस। 1 करोड़ ही वापस, क्योंकि वहां से मार्केट ने बढ़ा। बट आपको ये समझना पड़ेगा सर, 50% गिरना के बाद 50% बढ़ना बराबर नहीं होता। आपके पास फिर भी अगर वो 50% बढ़ गई तो 75 लाख ही होंगे, उसे 100% बढ़ना पड़ेगा। तो जब आपका 1 करोड़ 50 लाख होगा, ठीक है जी, और मैंने उस टाइम पे 1 करोड़ डाला, तो जब आपका वापस 1 करोड़ होगा, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे 100% की ग्रोथ मिलेगी, तो मेरा 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा। हाँ।
सो 50% का फॉल इज नॉट इक्वल्स टू 50% का गेन. राइट. मैथमेटिक्स ये कहती है 50% का फॉल इज इक्वल्स टू 100% गेन. यस. तो यार एक मिनट, क्या बोल रहे हो? 100% का गेन मिल सकता है, पैसा डबल हो सकता है. तो क्रैश चाहिए मार्केट में, बढ़ती ही रहेगी. तो पैसा कब डालेंगे? और मैं और आप नहीं, स्मार्ट मनी पैसा कब डालेगा? पर यार पुष्कर, आप बहुत सारा कंटेंट और बहुत लर्निंग देते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अराउंड, है ना. अब ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चक्कर क्या है यार, कि जो कॉमन मार्केट के भाषा में ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, ऐसा. और कई बार ग्राफ देखो, आप देखोगे अचानक से 300 पॉइंट मार्केट भाग गई. एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा होता है, या तो आप जीरो हो गए, आपके वो ऑप्शन जो 2 रुपए के थे वो बढ़ बढ़ के 250 रुपये हो जा रहे हैं. ये बहुत, और ये थर्सडे को होता है हमेशा. अच्छा ठीक है. तो ये ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट में रिटेल वाला जो है वो कितनी भी स्ट्रैटेजी लगा ले, कहीं ना कहीं फंस नहीं जाएगा यार. क्योंकि जब ऑप्शन ट्रेड का जीरो सम गेम है, कोई पैसा देगा तो कोई कमाएगा. और ये जो बड़े ऑपरेटर हैं, इनसे कैसे लड़े यार रिटेल इन्वेस्टर? चलो अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको. मैं आपको, या आपके पास तो पहले ही बहुत पैसे हैं आप इतने नहीं ठीक है. सो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी दोनों में ना HDFC बैंक की बहुत बड़ी वेटेज है. हाँ. ठीक है. आप 100 करोड़ बड़ा अमाउंट समझते हो? आप 100 करोड़ का ना HDFC बैंक खरीदो, आप ना इत्तू सा नहीं हिला पाओगे HDFC बैंक को. हाँ सही बात है. इत्तू सा नहीं हिला पाओगे. हाँ. मतलब आपके 100 करोड़ से ना उसका 1 पॉइंट भी ना बढ़ना. हाँ. वो एडजस्ट हो जाएगा वहीं के वहीं. हाँ. 100 करोड़ से. तो ऑपरेटर यहाँ पर क्या 100 करोड़ वाला ऑपरेटर हो सकता है? नहीं. आप 1000 करोड़ ले आओ, एक बार वॉल्यूम देखना HDFC बैंक का. 1000 करोड़ से भी ना आप कुछ खास नहीं हिला पाओगे. मार्केट को हिलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, सेंटिमेंट चाहिए. अब बात करते हैं स्पाइक्स की. देखो, अगर आपको मार्केट में कमाना है ना, और अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म कमाना है, तो एक चीज़ होती है कि मुझे ये देखना है कि मुझे कमाना क्या है और मुझे देना क्या है. आप ये जो स्पाइक्स देख रहे हो, आपने कहा ये हर बार थर्सडे को आता है, आप कितने सालों से देख रहे हो ऐसा? अरे आप अब पिछले 1-1.5 महीने में देख रहे हो. हाँ. सच्चाई की बात. बिल्कुल सही बात है. उससे पहले नहीं था. हाँ. ठीक है ना. जब भी इंडिया विक्स होता है वॉलेटिलिटी का चार्ट. करेक्ट. जब भी वो ऊपर जाता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है. बिल्कुल. इसका मतलब होता है कि स्पाइक्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं. ओके. प्रीमियम भी ज़्यादा होते हैं. जब वॉलेटिलिटी कम होती है, स्पाइक्स नहीं आते हैं इतने. या तो साइडवेज होता है या वन डायरेक्शन का स्मूथ मूव होता है. रेंज बाउंड रहती है. या तो रेंज बाउंड रहेगी या स्मूथ मूव होगा. अगर मोमेंटम भी आएगा, स्मूथ आएगा. अभी क्या हो रहा है? बड़ी 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 ढक नीचे. हाँ. फिर यहाँ पे रुकी 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 ढक ऊपर. हाँ. तो इसमें क्या होता है ना, रिटेल फंस जाता है. अगर आपको ऐसी सिचुएशन में भी कमाना है तो आपको 2 चीज़ें समझनी है. मुझे कितना मार्केट से कमाना है और कितना देना है. एक लिमिट से ऊपर अगर आप दोगे तो मार्केट क्या चाहती है? तुम्हें खाली करना. जो स्मार्ट मनी है वो चाहता है यार तू बर्बाद हो जा भाई, तू अपना पैसा मुझे दे जा. और वो आपको दिखाते हैं, देख 1 का 200 होता है, 1 का 200 होता है, लगा 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 1 का 200 होता है. और 200 दिन तुम्हारा 200 का 1 रुपया 100 रुपया जीरो हो जाता है. तो 200 दिन तो वो हो रहा है साल में जो आप देख रहे हो. और आप 5, 10, 20, 50 दिन ऐसे देखते हो कि यार ये देख, ये गया. तो अगर आपको ये देखना है कि मेरा ट्रेडिंग का सेटअप क्या है, जैसे मैं हूं, मुझे मार्केट से 2% लेने का है, 2% देने का है. आज स्पाइक्स मेरा 2% ले गए, मैं शांत बैठा हूं, मैं लड़ूंगा ही नहीं मार्केट में. तो यानी अगर आप ट्रेड डालते हो तो 2% का स्टॉप लॉस लगाते हो आप, और सिर्फ 2% का ही प्रॉफिट चाहिए. यानी अगर कोई कॉल ऑप्शन 100 रुपए की चल रही है 98 पे मैं खरीदता नहीं हूँ, मैं बेचता हूँ. अच्छा. तो आप लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो, मैं लॉटरी की टिकट बेच रहा हूँ. अब आप बताओ, खरीदने वाला ज्यादा कमाएगा, बेचने वाला? बेचने वाला कमाएगा. कभी खरीदने वाले की लॉटरी निकलेगी. मुझे पहले ही रोक लेना है. जब आपका 1 का 10 हो रहा है, 1 का 20 हो रहा है, मेरे को वहीं पे बाहर निकल जाना है. मेरे को 1 का 200 होने का वेट नहीं करना. समझ रहे हैं? तो मेरे को देना कम है. तो आप जब ऑप्शन सेल करते हो तो 100 रुपए की ऑप्शन पे 98 100 दो? नहीं ऐसा नहीं होता. मैं क्या सेल करता हूँ क्या नहीं करता, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ऑप्शन बायर की जेब खाली और ऑप्शन सेलर की तिजोरी खाली. हाँ, ये राकेश झुनझुनवाला ने बोला था. तो ये जब इन्होंने बोला था ना राकेश झुनझुनवाला ने, तो मैंने सुना है, और मैं तो ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, मेरी तिजोरी खाली होगी. तो मेरे को ना तिजोरी पे पहले ना स्टॉप लॉस लिमिट लगानी है. क्योंकि अगर मुझे पता है मेरा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, तो मुझे लॉस को लिमिट करना है. अब इसका मतलब ऐसे नहीं होता कि 100 रुपये का ऑप्शन. इसका मतलब ऐसे होता है कि अगर मैं मान लो 1 करोड़ रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 2 लाख से ऊपर का लॉस नहीं लेना.
सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट मैंने इंटरप्ट कर दिया, लेकिन 80% आप में से जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट पॉडकास्ट ज़रूर एंजॉय करते हैं, तो पहले उसके लिए थैंक यू। थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी अगर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि अगले पॉडकास्ट के बारे में आपको पता रहेगा और हमारा पॉडकास्ट जो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं वो और ग्रो करता रहेगा। बैक टू योर पॉडकास्ट नाउ। अगर मेरा 2 लाख का लॉस हो चुका है तो मैं अपना आज का सिस्टम बंद कर दूंगा और आज और कुछ नहीं करूंगा। और मुझे कमाने भी 2 लाख ही है 1 करोड़ लगाने के बाद। इसका मतलब है कि मुझे 1 लाख रुपए पे सिर्फ 2,000 रुपये ही गंवाने हैं और 1 लाख रुपए पे सिर्फ 2,000 ही कमाने हैं। तो यानी कि फिर सारी बात ये आ जाएगी कि अगर आपने 60, 65, 70% बार भी सही प्रिडिक्शन कर दिया तो आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा रिटर्न ले जाओगे। बस आपने आंसर, मेरी स्ट्रैटेजी रिवील कर दिया आपने लोगों के सामने। तो मेरा मतलब ही यही है हाँ। कि भाई मेरे को पता है मैं 10 में से 3 बार गलत हूँ, 4 बार भी गलत हो सकता हूँ, बट अगर मैं 6 बार सही हो गया तो मैं विनिंग एज पे बैठा हूँ। आप समझ रहे हैं? सो लॉन्ग टर्म। एक पर्सनल सवाल और पूछ लूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगे यार 2% में तो मज़ा नहीं है। ये 2% के दोनों लॉस भी और प्रॉफिट भी 2% करके एनुअल रिटर्न कितना निकल जाता है अगर 60% बार आप सही होते हो? यार मैं बहुत पुराने टाइम से ट्रेडर तो हूँ नहीं, ठीक है, जनरल जनता के आई एम अ वेरी न्यू टू द मार्केट। सो बैक टेस्टिंग डेटा तो बहुत अच्छा बोलता है हमेशा। जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हो देन यू अंडरस्टैंड द रियल मनी से ट्रेड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसा आपने सोचा होता है हमेशा उस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। सो फॉरवर्ड टेस्टिंग के रिजल्ट्स कुछ और होते हैं। सो अभी जो हम देख रहे हैं वी आर एमिंग टुवर्ड्स कि यार इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पर दोनों को मिलाकर क्या रिटर्न आएगा। तो जहाँ पर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग से 15% निकालने की सोच रहे हो, मेरा इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग अगर मुझे 25%, 30% देगा तो मैं तो कमाल कर रहा हूँ। जब मैं मैथ्स कर रहा हूँ ना अपने दिमाग में, ये स्लो एंड स्टडी है नहीं। मुझे पता है ना वो नहीं है, आपको भी पता वो नहीं है। आप सोच रहे मेरी एज कितनी है? हाँ, आई एम जस्ट 29। यस। तो मैं सोच रहा हूँ 39 पे क्या होगा, 49 पे क्या होगा। किसी को अभी चाहिए, तो अभी वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है। हम वो स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं, बट हमें पता है वो क्या कर देगी कंपाउंडिंग हमारे लिए। यस। सो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट कि व्हाट कंपाउंडिंग इज गोइंग टू गिव टू अस। और मुझे जैसे मैंने बोला क्रैश मार्केट में आएंगे, कोई बात नहीं, और खरीदेंगे ना, वो खरीदने का टाइम होगा। बट पुष्कर एक चीज़ बताओ, ये आपके कुछ वीडियोस में भी मैंने देखा था, ये जो प्लेजिंग के कॉन्सेप्ट को आप प्रमोट करते हो या आप कहते हो कि प्लेज करके आपको जो है करना चाहिए, ये ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टर होता है ना वो हमेशा दूर रहा है हाँ, तो रहना भी चाहिए इससे। यू शुड इन्वेस्ट इन वॉट यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड प्लेजिंग, आपको 1 रुपये नहीं लगाना चाहिए ना आप प्लेज करना चाहिए। आपको ये समझना प्लेज के बाद आप कर क्या रहे हो। देखो मार्केट में ना मैं बहुत ज़्यादा बिलीवर नहीं हूँ उसका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लेवरेज चाहिए होता है लाइफ में। जब कंपनी आगे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है वो लेवरेज के लिए लिस्ट हो रही है कि मेरे को पैसा आ जाएगा। मुझे ये देखना है कि भाई मैं कोई लोन तो ले नहीं रहा हूँ, मेरे पास शेयर पड़े हैं, मेरे पास है वो चीज़। अब वो चीज़ सुस्त पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ETF धीरे धीरे बढ़ेगा, तो क्यों ना उससे कोई एक स्टेबल तरीका निकाल लिया जाए जिससे कुछ पैसा और बन जाए। तो यानी कि सिंप्लीफाई करूं, अगर जो आदमी आज के रेट में 1 लाख रुपए ही है जिसके पास, पर उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं गैम्बलिंग नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टिंग करूंगा और सही तरीके से ऑप्शंस ट्रेड को भी या FNO को या जो भी मैं करूंगा एक स्टेबल स्ट्रैटेजी के साथ करूंगा, इमोशनल नहीं हो जाऊंगा उसमें, वो आदमी अपने उसी 1 लाख की कैपिटल से एक शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टेड रह सकता है और उसी 1 लाख की कैपिटल को यूज़ करके, उन शेयर्स को यूज़ करके वो बाकी अपनी स्टेबल ट्रेडिंग भी कर सकता है। पॉइंट क्या है कि एक ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 लाख कम है। आपको ये समझना पड़ेगा बिजनेस कितने से होता है, उतने से ही ट्रेडिंग होती है। अब मैं नहीं आंसर दे रहा उसका, आपको देखना बिजनेस कितने से होता है। किसी के लिए बिजनेस 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख से होता है, तो ट्रेडिंग भी उतने से ही होती है। होता क्या है, व्हेन यू आर ट्रेडिंग आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पहले नहीं देखते। जैसे आपके चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, STT होता है, स्टैम्प ड्यूटी होता है, GST होता है, आपको देखना होता है। तो अगर आप बहुत कम कैपिटल से करते जाओगे ना तो आप ब्रोकरेज एंड चार्जेस इतने दोगे, कुछ कमा नहीं पाओगे। ये इस पे स्टैटिस्टिक्स भी छपी थी कि जो बहुत सारे 56 जो लोग प्रॉफिट, पहले तो 90% लोग तो लॉस बनाते हैं, जो 10% लोग प्रॉफिट बनाते हैं वो उसमें से 56% कुछ भी घर नहीं ले जाते, क्योंकि ये सारे चार्जेस, वो ये देख रहा है ट्रेडर कि मैंने 100 रुपये का 102 में बेच दिया, बट उसने वो ये चार्जेस नहीं जोड़े साथ में, तो वो 2 रुपये भी वहीं दे करके आया है।
इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम. देखो मार्केट क्या है ना, रातों रात कहने की बात होती है कि करोड़पति बनाएगी, रोड पे भी ला सकती है रातों रात. हाँ ठीक है, तो मार्केट तो तुम्हारा पैसा लेने के लिए बैठी है और तुम चाह रहे हो उससे कमाना, और तुम अकेले थोड़ी हो चाह रहे हो कमाना. दुनिया चाह रही है स्टॉक मार्केट से कमाएंगे, तो क्या सबको पैसे दे देगी? नहीं देगी ना. हाँ सो देर विल बी अ टाइम जब आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चलेगी, देर विल बी अ टाइम जब आपकी स्ट्रैटेजी पे बैक टू बैक लॉसेस भी होंगे. और स्ट्रैटेजी मॉडिफिकेशन नाम की भी चीज़ होती है. मार्केट में एक चीज़ हमेशा नहीं चलती, तो आपको उसे अप टू डेट रहना पड़ता है, चीज़ें चेंज करनी पड़ती है. बट यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन वॉट यू अंडरस्टैंड. अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं समझ आती, 1 रुपया मत लगाओ. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो रियल एस्टेट में अच्छा कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में 1 रुपये इन्वेस्टेड नहीं है. बट क्या अमीर नहीं है? क्या बढ़िया नहीं कर रहे? बढ़िया कर रहे हैं भाई. कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहे हैं, खुद का ही बिजनेस चला रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं किसी स्टॉक में पैसा क्यों लगाऊं, मैं अपने में लगाऊंगा, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाता रहूँगा, बढ़ रहा हूँ मैं. तो कहने का मतलब क्या है कि यू शुड इन्वेस्ट इन वॉट यू अंडरस्टैंड. अगर आपको ट्रेडिंग नहीं समझ आती, दूर रहो. अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं समझ आती बट समझनी है तो समझो, और बिल्कुल नहीं समझ आती तो दूर रहो. क्योंकि कमाने से ज़्यादा गंवाने के चांसेस हैं, ये पहले दिन ध्यान रखना है. ये कोई जैकपॉट वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, आओ और पैसा कमाओ, ऐसा नहीं है. आओ और पैसा घर लेके जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग. आप कर क्या रहे हो आपको समझना पड़ेगा. ऑप्शंस क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है. हाँ ये सिर्फ कॉल और पुट नहीं है भाई, ये पूरी मैथमेटिक्स है. इसमें इतनी स्ट्रैटेजीज होती हैं. अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा बोला कि हम क्या करते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आएगा. चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्ट्रैटेजी का एग्जांपल देता हूँ. सो आप क्या करते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लोगों को बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जाएगा बट फिर भी बताता हूँ. स्ट्रैंगल पता आपको क्या होता है? नहीं पता तो आप बोल सकते हो नहीं पता. दोनों साइड शॉट. हाँ, कितनी दूर? कितनी दूर? नहीं पता. तो स्ट्रैडल होता है एट द मनी बेचना, स्ट्रैंगल होता है दूर बेचना. हाँ तो एक चीज़ होती है इन्वर्टेड स्ट्रैंगल. हम ITM बेच देते हैं, ठीक है. अब मैं कहता हूँ आपने ITM 300 बेच दिया और दोनों लेग पर SL रखा हुआ आपने 30% का एग्जाम्पल, ठीक है. जो साइड SL हो जाएगा दूसरी साइड चलती रहेगी, बट सेलिंग कर रहे हो आप, बाइंग नहीं कर रहे, ठीक है. अब सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ. और उसके बाद क्या होता है कि आप अभी भी ना साइडवेज ही रहना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, एक साइड का 30% का SL हिट होने के बाद दोबारा से री एग्जीक्यूट करते हो स्ट्रैटेजी को और दोबारा जाके एक ITM 300 बेच देते हो. कुछ समझ आया? थोड़ी और पीछे जा करके, यानी अंदर आपका जाके. स्ट्रैंगल, हाँ अंदर जाके. हाँ. तो अभी क्या किया हमने, पहले ये रेंज बनाई थी, अभी हाँ. रेंज ये कर दी, हाँ ठीक है. और मार्केट अगर उस रेंज में रह जाती है तो आपको पैसा आ जाता है, और आपने ओवरऑल स्ट्रैटेजी के ऊपर एक SL लिया हुआ है. तो मैंने जो जितनी तेज बोला है ना, ये अगर आप इतना भी नहीं समझते, बिल्कुल बेसिक बोला है मैंने, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए. मैंने बहुत बेसिक बात बोली है, ये बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी बोली मैंने. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप पैसा गवाओगे. मैं नहीं कह रहा स्ट्रैटेजी पैसा देगी, प्रॉफिटेबल है, नहीं है, वो तो है ही प्रॉफिटेबल, बैक टेस्ट कर लेना. बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग विद योर मनी मैन. आप कर क्या रहे हो अपने पैसे के साथ, आपको समझना पड़ेगा आप कर क्या रहे हो. ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल पुट नहीं है, इससे बहुत ऊपर है. जैसे अगर मैं बोलूँ A to Z, सारी किताबें A to Z के अंदर लिखी हुई हैं, तो कॉल और पुट A और Z है, उससे किताबें लिख सकते हो. हाँ, हर रोज बैठ के एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो. इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, क्योंकि इतने परम्यूटेशंस हैं उसके, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. सो यू हैव टू थिंक. तो देर आर पीपल हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बट दे आर सिटिंग टाइट. जो आगे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं ना इंटरनेट पे, आज मैंने 1 करोड़ कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए. एक बंदा का मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा, उसने ना अपना वो पिछले 50-60 दिन की जर्नी डाल रखी थी, रोज का 1 करोड़, रोज का 2 करोड़, रोज का 3 करोड़. तो एक बहुत शानदार कमेंट आया हुआ था, विच कलर इज योर बुगाटी मैन. भाई तू रोज का 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहा है, सो विच कलर इज योर बुगाटी. यस, कौन से कलर की बुगाटी है तेरे पास, और ट्रेड भी एक ही ली हुई है. When you are in the real market ना, things are not so easy. तो कॉमन जनता को पुष्कर आजकल ना क्या है कि पोस्ट कोविड स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मेनलाइन करियर वरियर पे फोकस करने की जगह एक इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूँगा मैं, एज अ ट्रेडर अपना जो है जर्नी स्टार्ट करिए फुल टाइम. कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल हैव टू थिंक. आपको समझना पड़ेगा. मान लो आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि आप साल के 25% बनाओगे,
अब आपको सर्वाइवल के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? तो 25 लाख रुपए मुझे चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी कह रही है कि 25% बन जाएगा, ठीक है, साल का। तो अगर आपके पास 1 करोड़ की कैपिटल है और आपको उस पर यकीन है और आप ऐसे माइंडसेट के और ऐसे टेम्परामेंट के आदमी हो कि आप लॉसेस को भी कंसेक्यूटिवली देख सकते हो और कैपिटल मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल सकते हो, तो आप 25 लाख रुपए साल का कमा सकते हो, मान लो 1 करोड़ रुपए पे। बट आपके पास है 1 लाख रुपए और आप कमाना चाहते हो 25 लाख, तो मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट से दूर रहो। हाँ, ठीक है जी। ये पुष्कर, तुम्हारी जब भी मैं तुम्हें सुनता हूँ, मिलते हैं हम, बात होती है, मुझे हमेशा ये लगता है ये 25-30 साल बाद ना ये राकेश झुनझुनवाला वाली कैटेगरी में पहुंचेगा ये। देखो मैं अपना फ्यूचर बड़ा क्लियरली देख सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आप वॉरेन बफे को क्यों जानते हो, मैं आपको आंसर देता हूँ। क्योंकि वो 90s में है। दो चीज़ें हैं पुष्कर, जो तो आपके बोले हुए पहली वाली बात से जोड़ूँ ना, 90s में है वो, और दूसरा उसने वो कंपाउंडिंग वाला इम्पैक्ट देख लिया कि 20% कमाते कमाते जो है। तो आंसर ही आपने दे दिया। तो भाई 90s में जब हम पहुंचेंगे और हम भी 20% से चलेंगे तो हम कुछ तो होंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपका कि 20% साल का कमाना इतना बड़ा है कि वॉरेन बफे बन सकते हो, तो वो आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है। हम वॉरेन बफे नहीं बन रहे, बट हम एक स्टेबल लाइफ अच्छी जी रहे होंगे। हमने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए वेल्थ इकट्ठी करी होगी, ये मुझे पता है। मैं कोई गैम्बलिंग नहीं करता, मैं कोई सट्टा नहीं खेलता, मैं बड़ा स्टेबल चल रहा हूँ लाइफ में और मुझे वो स्टेबिलिटी पसंद भी है। उसमें मार्केट जंप देगी तो बहुत अच्छी बात है, हम जंप्स को एक्सेप्ट करेंगे और हमें पता है यही कंसिस्टेंसी से आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो यार राकेश झुनझुनवाला के फर्स्टली आपकी क्या लर्निंग है राकेश झुनझुनवाला की लाइफ से? ही इज़ अ ब्रिलियंट इन्वेस्टर और सबका ना अपना अलग अलग परसेप्शन है। देखो वो स्टॉक में उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स अचीव करे हैं, बीट टाइटन और उनकी स्टार्टिंग की जो भी स्टॉक्स पिकिंग थी। तो एक उनका ट्रांजिशन भी था, वो बियर होते थे 90s में और एक फिर बुलिश। ठीक है, मतलब सबका अपना अपना है। जैसे अब सबका अपने अपने स्टाइल है, ठीक है। जैसे वॉरेन बफे टेक में इन्वेस्ट बहुत लेट उन्होंने शुरू किया, एप्पल तो उन्होंने बहुत बाद में खरीदा है, कोका कोला उन्होंने बहुत टाइम तक होल्ड किया। तो कहने का मतलब कि सबसे ना लर्निंग मिलती है, आप सबसे सीखते हो। जैसे और फिर ना आपको अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स बनाने, इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स बनाने। जैसे मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे नहीं खरीदने स्टॉक्स, मुझे ETF ही खरीदना है। अब चाहे उसमें मेरे को कम रिटर्न्स मिले, मेरा कोई किसी से कंपटीशन थोड़ी है कि उसने ज़्यादा बनाया उसने कम बनाया। मुझे पता है मैं ये करता रहूँगा, मैं वेल्थ लूज़ नहीं करूँगा और मैं पैसे कमाऊँगा। यार पुष्कर, इसमें ना एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो कई बार राकेश झुनझुनवाला या बड़े जो नॉन इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में हल्के से बोली जाती है कि यार वो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो है फाइन भरा आपने या वो भरा, जो रिकॉर्डेड केसेस हैं, होते भी होंगे एट योर लेवल वेयर यू कुड प्रोबेबली एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन, फिर भी आप कह रहे हो यार मेरे को कंपनी स्पेसिफिक में जाना ही नहीं है और ETF में ही जाना है। वो दैट्स लाइक अ वेरी सेफ गेम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि भाई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क आ भी गई तो आप जो है उससे दूर रह करके दूर ही रहेंगे। मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। देखो मैं ना बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ में। आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, बहुत अच्छी बात है। आज मैं कहता हूँ दाल रोटी बढ़िया चल रही है, भगवान की तरह से पनीर भी खा लेते हैं, जूस भी पी लेते हैं। अब अगर इससे ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो प्लेट में रख के पैसे खाएंगे। आप समझ रहे हो? आई डोंट वॉन्ट एनी रॉन्ग वे। नाउ आई एम वेरी क्लियर इन लाइफ कि यार आप स्लो एंड स्टडी चलते तो रहो। आप कहो या ये करने से ये हो जाएगा, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। बट कोई मुझे बोले यार ये वाला क्रिप्टो का कॉइन ये होने वाला है, ये हो जाएगा, भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपको लाइफ में आके कुछ अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। पुष्कर, मेरे को ना एक फाउंडर, नाम नहीं लूँगा, एक फाउंडर है बहुत बड़े स्टार्टअप का जो लिस्ट भी हो गया स्टार्टअप अब, वो उसने मेरे को यही बात जो आपने कहा ना, वही दो बातें जो आपने बताई। एक, वो कहता है भाई मुझे ना ग्रोथ वगैरह नहीं देखना तुम लोगों से, वो मैं देख लूँगा। तुम्हारा काम ये है कि यू इंश्योर कि मैं कोई गलती ना करूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर भी कोई ऐसा गड्ढा ना हो जिस पे मेरा पैर पड़ जाए। वो मेरे को तुम्हारे दैट इज़ व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज ग्रुप अराउंड हिम, हिज ट्रस्टेड सर्कल।
दूसरा उसने जो दूसरी बात आपने कही ना, ये 5 प्रिंसिपल हैं जो चाहे ग्रोथ जाए चाहे कुछ भी जाए, ये प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल्स खड़े रहेंगे ना तो मैं भी खड़ा रहूँगा। सो वो मेरे को आपकी बात सुन करके ना उसी की याद आ गई अचानक से। जैसे अब हमने अपनी फैमिली में देखा बचपन से कि लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। हमारी मम्मी ने हमें बचपन में समझाया कि भाई ये सुपारी है ना तो इसे टच भी नहीं करना, गलत है। मेरी मम्मी ने सिखाया, हमने सीख लिया, मैं टच भी नहीं करता। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर राकेश झुंझुनवाला जी भी अगर वो टबैको चू कर रहे होंगे, चाहे वो कितने बड़े आदमी हैं, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। मतलब वो बिल्कुल क्लियर है, मुझे उनसे बात नहीं करनी। या तो आप थूक कर आओ, यू स्पिट इट देन आई विल टॉक टू यू हूसोएवर यू आर। सो वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप टेबल पे बैठ के नॉनवेज खा रहे हो, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, मैं दूसरी टेबल पे बैठ जाऊंगा। सो ये प्रिंसिपल्स हैं। अब मेरा भाई है, मुझे पता है वो जिस कॉलेज में जाता है वहाँ पर लोग ड्रग्स भी करते हैं, बट हमने उसे जो संस्कार दिए हैं, उसे समझाया कि ये गलत है, ये सही है। चॉइस इसकी है, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपके हैं। हमने अब उसे बचपन से, हमारी जो अपब्रिंगिंग में हमें सिखाया गया ये गलत है, ये नहीं करना, ये सही है, ये करना है। उसके बाद आपका खुद का इंटेलेक्ट आता है। इसी तरीके से मैं दुनिया को भी बताता हूँ, इन्वेस्टिंग में मेरे ये रूल्स हैं, मैं ये फॉलो करता हूँ। आपको मेरे रूल्स अच्छे लगते हैं, आप फॉलो करो, आपको नहीं लगते आप मत करो। तो किसी ने बोला नहीं है कि यही सही है। लोग कुछ भी कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ जो कहते हैं यार ड्रिंक के बिना तो नेटवर्किंग नहीं होती, तो मुझे नेटवर्क ही नहीं रखना। बिल्कुल क्लियर है, अगर मैं चाहूँगा मैं पानी पीऊँगा आपके साथ। सो वो बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं। अगर कोई स्मोक कर रहा है, मुझे इरिटेशन है, तो मैं बोल दूंगा जी आप बाहर जाके कर लीजिए या मैं बाहर चला जाता हूँ। दोनों में से एक ही चॉइस हो सकती है। हम दोनों एक रूम में तब नहीं रह सकते अगर आप स्मोक कर रहे हो तो। सो ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी कि अगर देखो मैंने चीज़ समझी, या तो दुनिया हमें बदल देगी या फिर हम कुछ लोगों में परिवर्तन ले आएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मॉडेस्ट हो रही हो, ये ना बोल करके कि या तो हम दुनिया बदल देंगे। नहीं, हम दुनिया नहीं बदल पाएंगे क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं नहीं कहता हम हर आदमी को बदल देंगे, बट जो मेरे सर्कल में आ रहा है वो कुछ टाइम के लिए तो मेरे से इन्फ्लुएंस हो सकता है, बाद में जाके वो किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाए। हाँ, कुछ टाइम के लिए तो या तो मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाऊंगा, और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में आना मैं पसंद भी करता हूँ। अगर आप फिटनेस फ्रीक हो, आप बहुत मेहनती हो, तो आप बिजनेस बहुत अच्छा जानते हो, तो मैं आपसे इन्फ्लुएंस होऊंगा सर। मैं सीखना चाहूँगा, फिर मैं बच्चा बन के सीखना चाहूँगा। बट अगर आप मेरे सामने कुछ गलत कर रहे हो या मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत अच्छा जिम में एक इंसान आता है, वो उसके मसल्स भी बहुत अच्छे हैं, बट मैंने क्या देखा, वो जिम में आने से पहले सिगरेट पी रहा था। तो मैंने पूछा आप क्यों पी रहे हो? कह रहा है दिस इज माई प्री वर्कआउट। मैं नीचे जा रहा हूँ भाई। हाँ, आप समझ रहे हो, मुझे नहीं बनना आपके जैसा। सो फॉर सम पीपल यू विल हैव टू चूज योर आइडल्स। आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो? हमें क्लियर है हमें किससे इन्फ्लुएंस होना है। सो जो लोगों की पॉजिटिव चीज है ना वो लेते रहो। हाँ, हर किसी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, बट आप भी रिफ्लेक्शन हो, आप भी जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो उसका रिफ्लेक्शन हो। कुछ लोग आपको देख के भी इन्फ्लुएंस होंगे, कुछ तो होंगे। पुष्कर, राकेश झुनझुनवाला ने ना अपने लास्ट के कुछ दिनों में कहा था, द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड वाज माय हेल्थ। यस, है ना? अभी आप तो 29 साल पे हो, राइट। यू आर टेकिंग केयर, यू आर स्टेबल इन योर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, जैसे आपने बताया। तो अब यहाँ से सो दैट देखो, हर कोई वहाँ पहुँचना चाहता है कि यार मेरे को 60 साल की उम्र में ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो अभी और क्या क्या बचा है? मैंने अपना बड़े बचपन में सोचा कि यार लाइफ में पैसे वैसे कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो जीना कितने साल है। ये ना लाइफ सबको प्यारी होती है। हाँ, जब कोई अपने डेथ बेड पे होता है ना, मैंने लोगों को देखा कि डॉक्टर साहब इन्हें ना बचा लो यार, ये थोड़ा और जी जाए, थोड़ा और जी जाए, है ना। थोड़ा और का मतलब कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, उसकी वैल्यू इतनी है कि आप अपनी पूरी लाइफ की सेविंग लगा देते हो जीने में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप पैसे कमा रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, 100 साल तो जीना चाहिए ना। अब 100 साल जीने का फॉर्मूला क्या है शायद मुझे भी नहीं पता, मैं तो नहीं जिया अभी, बट मुझे इतना पता है कि हेल्दी तो रहना पड़ेगा। तो मैंने ना नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें ये था कि जो लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं वो क्या करते हैं। इवन इन जापान, उसमें बताया था कि जापानीज जो लोग जो एक आइलैंड पे सबसे ज़्यादा जीते हैं, दे आर वेजिटेरियंस, जबकि जापान में इतना नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता है।
सो उसमें वो दिखाया गया। फिर उसमें अलग अलग स्टडीज़ थी, जैसे कि पाकिस्तान की एक जगह की स्टडी थी, वहाँ पे AQI बहुत अच्छा है। फिर वहाँ के लोग क्या है ना कि मतलब इंक्लाइन वॉक उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो जब आप इंक्लाइन वॉक बहुत ज़्यादा करते हो आपके लेग्स बहुत ट्रेन होते हैं, वो जापान में भी है। सो वो चलते बहुत ज़्यादा है। हमारी सिटिंग जॉब्स बढ़ रही है। सो आपको दिन में कम से कम कुछ टाइम तो अपनी हेल्थ के लिए निकालना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो, उससे बॉडी को क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मिल रहे हैं, और आपकी कार्डियो एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टू टाइम अपनी बॉडी का एक आप कह सकते हो एक चेकअप करा रहे हो, जिसमें आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी में फ़ैट कितना है, आपकी बॉडी में मसल्स कितने हैं, आपकी बॉडी के अंदर आप कह सकते हो वाटर कितना है। तो ये सब आप स्टडी कर रहे हो एंड यू आर चेकिंग एवरीथिंग, उसका एक मेजर रख रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो और रखना पड़ेगा। जैसे आप अपने फाइनेंसिस का मेजर रखते हो ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ मैं बुरा कर रहा हूँ, वो रखना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। अगर आप 60 साल में लुढ़क जाते हो तो फिर वो पैसे कमाने का फ़ायदा क्या है। मैं कहता हूँ, मतलब मैं ऐसे कहता हूँ, आप इतनी सुंदर बीवी चाहते हो, बड़ी सुंदर बीवी आए, बट अगर आपने शादी जब करी थी तब आप बहुत अच्छे थे, अब आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे, आपका इतना मोटा पेट आ गया, आप उसे पप्पी भी नहीं ले पा रहे तो फिर फ़ायदा क्या था, मतलब है ना। और अल्टीमेटली वो सुंदरता वो लड़की के लिए भी है कि वो भी मेंटेन तभी करेगी जब वो अच्छी लाइफस्टाइल जिएगी। आप लाए तो थे बिल्कुल बेबी डॉल, ठीक है, अब वो बन गई मतलब थोड़ा सा बल्की हो गई और आपको समझ आ रहा है कि यार ये प्रॉब्लम है, हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट ना। तो आपको उसका काम तो आपको उसके ऊपर शुरू करना पड़ेगा। और पता है क्या, यू कैन नॉट चेंज पीपल, आई कैन नॉट चेंज यू, आई कैन नॉट इवन चेंज माई पेरेंट्स। अब मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी ओवरवेट की कैटेगरी में है, सभी, मैं उन्हें भी नहीं बदल पा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ। मुझसे अगर कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हो तो ले लो, हाँ बट ये बिल्कुल क्लियर है कि मैं उनके इन्फ्लुएंस से भी इन्फ्लुएंस होता हूँ। अगर घर में पिज़्ज़ा आता है चीज़ बर्स्ट तो मेरा भी मन करता है यार एक स्लाइस तो तू भी खा ले। हाँ और अब मेरी बीवी अगर किनुआ सैलेड बनाती है और वो कहती है बड़ा टेस्टी है पाइनएप्पल के साथ, तो मन करता है ये भी खा ले। तो आपके आसपास के लोग हमेशा इन्फ्लुएंस आपको करेंगे। बात यह है कि आप कितना टाइम उनके साथ रहते हो और कितना टाइम उन लोगों के साथ रहते हो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। सो जब मैं फिटनेस के लिए टाइम निकालता हूँ तो मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपनी डाइट को लेके, अपनी सारी चीज़ों को लेके। और फिर मैं अपनी फैमिली के साथ भी हूँ जहाँ पर चल रहे हैं यार आज तो छोले भटूरे बने घर में, आज साउथ इंडियन बना है, तो वो चीज़ें बन रही हैं, तो मैं उनके बीच में आ गया हूँ। आई एम द एवरेज ऑफ पीपल आई एम स्पेंडिंग माई टाइम विद। तो बस यही है कि जितना आप कॉन्शियसली चीज़ों को ध्यान रख सकते हो कर लो, क्योंकि अनकॉन्शियसली तो आपके आसपास के लोग आपको इफेक्ट करेंगे। इस समय अगर ओवरऑल एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको देखता हूँ तो एक है कि अनएम्प्लॉयमेंट ये बोला जा रहा है कि बहुत हाई है। बहुत लोग जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है आईटी कंपनीज में मेजर ले ऑफ्स हो रहे हैं इस पॉइंट इन टाइम पे। स्पेशली जो 30 to 35 के ब्रैकेट में लोग होते हैं वो अचानक से दे फाइंड देमसेल्व्स आउट ऑफ अ जॉब, जो कि महीने के शायद 50 से 80 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे। उससे एक लेवल पीछे आए तो स्टूडेंट्स का आज की डेट में प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। प्लेसमेंट का डेटा जो आईआईटी से आया है अभी रिसेंट, उसके हिसाब से प्लेसमेंट्स 2024 की कम है, पिछले 10 साल से कम है। जो कंपनीज आकर के 10, 12, 15 ये प्रिंसिपल्स ने और डीन्स ने स्टेटमेंट दिया है कि जो कंपनीज आकर के 10, 12, 15 स्टूडेंट्स उठाती थी वो 2 के रिक्वेजिशन के साथ आ रहे हैं। उससे एक कदम और पीछे चलते हैं, जो स्टूडेंट है वो तो ये सोच रहा है कि यार मैं ये 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ या मैं एमबीए के लिए पैसा खर्चूंगा, एजुकेशन लोन उतारने में मेरे को इतना टाइम लगने वाला है। लोग अपनी ज़मीन गिरवी रख कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ जॉब एट द एंड ऑफ द एजुकेशन और द कोर्स दैट यू आर डूइंग। अब इस सब में ना एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव निकल के आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इकोनॉमी को देखते हुए क्या इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है, ये सही टाइम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपने करियर बनाने का, या वो रिस्क लेने का ये सही टाइम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं जो आज मैं आपके साथ डिकोड करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट इन टाइम पे जब इकोनॉमी इस स्टेट पे है तो क्या राइट चॉइस हो सकती है फॉर ऑल दी स्टेजेस दैट वी टॉक्ड अबाउट। सो अगर आप पिछले 10 सालों में देखोगे तो एक शिफ्ट क्या आ रहा है कि दे आर फ्यू हैंड्स जो ज़्यादातर बिजनेस को ग्रैब करते जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ लेंस कार्ट का, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हम चश्मा बनवाने जाते थे तो हम अपने एक लोकल घर के आसपास किसी दुकान पर जाते थे, उसे बोलते थे भाई चश्मा बना दो, ये नंबर है, और वरना आई टेस्ट करा के उस तरीके से काम करते थे। सो अब क्या हो रहा है, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, लेट्स से लेंस कार्ट,
तो उसने क्या किया, उसने वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, छोटी छोटी दुकानों को ख़त्म सा कर दिया, कंपटीशन इतना दे दिया, यूज़र को वैरायटी दे दी, कस्टमर एक्सपीरियंस को सुधार दिया, डिस्काउंट्स इस तरीके से ले आया और लोगों को एक थोड़ा सा हाई वैल्यूबल फील कराया। और उससे हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस को एक अकेली कंपनी ले गई। तो जहां पर 1 लाख लोग कमाते थे उतने ही कस्टमरों से अब एक कंपनी कमा रही है। उस एक कंपनी में अब 1 लाख लोग काम कर रहे होंगे, पर अब धीरे धीरे करके उन 1 लाख लोगों की भी जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो वो जरूरतें कम होती जा रही हैं और इसी तरीके से अब बिजनेसेस आगे चल रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम एक ही आदमी, एक ही बिजनेस, एक ही आइडिया के सॉल्व कर देगा। तो क्या होगा, वो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है उनका काम चला जाएगा। मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हम कभी भी घर में राशन, जब मम्मी कहती थी ख़त्म हो गया या भाई टमाटर नहीं है, सब्जी बनानी है, पनीर लेकर आना है, तो हम क्या करते थे? मैं खुद बचपन में याद करता हूँ, मम्मी 100 रुपये देती थी, भाई 50 रुपये का पनीर ले आइयो, 20 रुपये के टमाटर ले आइयो, 10 रुपये का धनिया ले आइयो, और इस तरीके से जाके हम वो शाम को निकलते थे, वो 15-20 मिनट की परचेज करके आते थे। हमें पता था वो भाई उस जनरल स्टोर पर जाना है, वो सब्जी वाली आंटी वहाँ बैठती हैं, वो डेयरी की दुकान उसके सामने, और वहाँ पर जाके एक राउंड लगा के हम आते थे। आज की डेट में ब्लिंकिट, आपके सामने जेप्टो है, स्विगी, इंस्टामार्ट है, इन्होंने ख़त्म कर दिया उसे। मतलब दैट इज़ ओवर, दैट इज़ फिनिश्ड। अभी सब्जी बनानी है, पनीर चाहिए, पता है 10 मिनट में घर पे आ जाएगा। मैं किसी और का एग्जांपल क्यों लूँ? मैंने देखा आज मेरे ना रेजर का ब्लेड नहीं है, तो मैं जिम में हूँ, मेरे को शेव करना है और यहाँ पे आपके पास आना है। सो मैंने भाई वही किया, गया मैं स्विगी इंस्टामार्ट पे जाके मैंने क्लिक किया, वो 10 मिनट में मेरे को जिम में आके मेरा रेजर डिलीवर कर गया। अदरवाइज क्या होता था, हम आसपास जाके कोई जनरल स्टोर ढूंढते थे, 5 ही मिनट दूर होते थे, क्योंकि हर छोटी छोटी जगह पर वो बने होते थे। अभी क्या, अभी हैं वो, बट द बिजनेस वो बहुत हार्म हो गया है। मेरे को याद है आज भी कि किस तरीके से काम होता था कि वो जो जनरल स्टोर वाले थे ना, उनके पास वो स्लिप्स होती थी अलग अलग हाउस नंबर के साथ, कि इसके घर में ये आज जाएगा, 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, ये दाल, ये वो पूरी लिस्ट उनके पास होती थी। और वो उनका आधा टाइम दिन का इसमें निकलता था कि वो लिस्ट के हिसाब से पैकेट प्रिपेयर करो और एक छोटू घर पे डिलीवर करके आएगा या वो आके पिक करेंगे। आज वो सारा काम एक ऑर्गेनाइज कंपनी ने आके ले गया, और अब धीरे धीरे क्या है कि जो लास्ट तक टिकेगा। सो लेट्स से नाउ देयर आर 4 प्लेयर्स, भाई जेप्टो है, स्विगी इंस्टामार्ट है, ब्लिंकिट है, इस तरीके से 4 प्लेयर्स आपके सामने हैं। लास्ट में आके 1-2 ही टिकेंगे। और ये सेम हैपेंड इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। आज की आपके पास जो बड़े प्लेयर्स हैं, एक एयरटेल, एक जियो है। एयरलाइन में भी यही हो गया। हाँ, एयरलाइन में भी यही हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है, एक बहुत बड़ा पैसा लास्ट में आके 1-2-3 प्लेयर्स के हाथ में रह जाएगा, और यही होता जा रहा है। यार इसमें ना 2 प्रॉब्लम है। अगर मैं, एंड ये आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, कि अगर मैं सेल्फ एम्पावरमेंट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी किस्मत मेरी मुट्ठी में हो, तो 2 चीज़ें ये बड़ी कंपनीज में काम करने से प्रॉब्लम होती है। एक, जैसे आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, ये इन लोगों को कब वो 1 लाख लोग की जगह 5,000 लोगों की ज़रूरत पड़ जाए मुझे नहीं पता, और मेरे हाथ में भी नहीं है वो, क्योंकि मेरे को वाइल अपस्किल करने के लिए मैं अलग से टाइम निकाल सकता हूँ अपने लिए, लेकिन जॉब में मुझे वही काम करना है जो मुझे दिया जा रहा है। दूसरा ये है कि जब भी डाउन टर्न आता है, 2023 में हमने देखा कि स्टार्टअप्स ने बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स करे और अचानक से आपकी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब ये हो तो रहा है, आपका ट्रेंड बिल्कुल मैक्रो ट्रेंड यही है कि कम कंपनी ज़्यादा कस्टमर बेस को केटर कर रहे हैं और छोटे बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं। बट इस मैक्रो ट्रेंड में मैं सेल्फ एम्पावरमेंट कैसे रीच करूं? नहीं, मैं आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ही दे रहा था, वो थोड़ा मेरे आंसर स्ट्रेच हो जाते हैं, वो तो मैं समझाना चाह रहा था। तो जो ये दुकानदारी, छोटे छोटे बिजनेस खोलना, इसे ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते थे पहले। कि मेरे पिताजी ने कभी नौकरी नहीं करी, बट उन्होंने उस तरीके से काम किया जैसे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते थे, बिजनेस नहीं कहते थे। ठीक है, बिजनेस तब होता है जब वो खुद काम कभी नहीं करते और उनके नीचे लोग काम करते, कभी नहीं इन द सेंस कि अगर वो काम नहीं भी करेंगे तब भी पैसा आएगा। सो पॉइंट यहाँ पर ये है, पहली बात तो हर इंसान बिजनेस के लिए नहीं बना। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं धीरे धीरे आगे ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में, और मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों को समझता हूँ। तो हर किसी का ना एक टेम्परामेंट अलग होता है। किसी को लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसको नींद तब अच्छी आती है जब उसे पता है भैया कोई बात नहीं, महीने के एंड में 50,000 रुपये तो आ ही जाएंगे, 1 लाख रुपये तो आ ही जाएंगे। बिजनेस क्या होता है, उसका ग्राफ अलग होता है। उसका ग्राफ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे 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 नीचे, बूम ऊपर।
ये वाले जो ग्राफ्स है ना, ये हर किसी के लिए अच्छे नहीं है। आप और मैं आज जे कर्व को समझते हैं कि जे कर्व क्या होता है, बट एक आम आदमी ने जिसने वो चीज कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी, उसने कभी सुना नहीं, उसने अपने मिडिल क्लास परिवार में किसी को उतना बढ़िया फ्लरिश्ड बिजनेस करते हुए देखा ही नहीं, तो उसके लिए उसकी इमेजिनेशन भी बड़ी डिफिकल्ट होती है कि पैसा इस तरीके से भी आ सकता है। उसके तरीके के हैं, उसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो ये बोलना कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाइए बहुत अच्छा है, आप अपने खुद के मालिक होंगे, अपने खुद के डिसीजंस लेंगे, इट इज नॉट गुड फॉर एवरीबडी। सो जॉब्स भी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 आता है क्या, अब यहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं अभी बिजनेस की एक दिमाग में मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ उसके बारे में, वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही। पहले मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इशू। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इशू। सेकेंड इशू क्या है, स्किल्स होना। आज हम अपनी कंपनी के लिए भी 100 इंटरव्यू लेते हैं जी, एक बंदा सिलेक्ट होता है मुश्किल से। एक पुष्कर, जो मैंने चीज़ सीखी ना अपनी लाइफ में, अगर आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, हमेशा ये कोशिश करो कि कंपनी को 10 लाख कमा कर दे दो। अगर जब तक वो इक्वेशन आपकी 1:10 चले जा रही है ना, आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी और ग्रोथ आपको मिलती चली जाएगी। 1 लाख से जैसी ही सैलरी 2 लाख हो गई ना, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरी वैल्यू 20 लाख की होनी चाहिए। आप ज़िंदगी में ना, हमें, क्योंकि मैं तो जॉब से ही ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में, तो ये इसी तरह से अगर आपका ग्राफ मेंटल मैथ्स ऐसा चलता रहेगा तो आप कभी लाइफ में पीछे नहीं छूटोगे। अब आप मुझे इसमें एक चीज़ का आंसर दो। ये वाली चीज़ सेल्स में, मार्केटिंग में, बिजनेस डेवलपमेंट में समझ आती है। जब हम बात करते हैं, लेट से कोई अकाउंटेंट है, वो क्या करे बेचारा? यार अकाउंटेंट में भी 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपने अकाउंटेंसी का सिस्टम इतना क्रिस्प बना रखा है, हाँ। कि जो आदमी सेल कर रहा है उसको आपने इतना इनेबल कर दिया डेटा से और इनसाइट्स दे करके, कस्टमर फीडबैक, किस पॉइंट ऑफ सेल पे कहाँ ड्रॉप आ रहा है, ये सारी अगर आपने इनसाइट्स दे दी तो आपने वो वैल्यू इनडायरेक्टली डिलीवर कर दी। इसके अलावा ना एक बहुत बड़ा इशू है कि जब हम कहते हैं यार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आजकल क्या हो रहा है, जैसे हम शार्क टैंक देख रहे हैं, हम इंस्पायर होते हैं कि हम भी बिजनेस करेंगे, हम भी स्टार्टअप करेंगे। अब लोगों की ना बड़ी लिमिटेड थिंकिंग है। लिमिटेड थिंकिंग समझाता हूँ मैं। आज की डेट में जो भी कोई स्टार्टअप आइडिया सोच भी रहा है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, पहली बात तो अच्छे आइडियाज़ नहीं मिलते। जो टीवी पर आते हैं वो बहुत फिल्टर आउट होके आते हैं। उससे पहले लाखों ऐसे बकवास आइडिया होते हैं, ऐसे बकवास लोग काम कर रहे हैं, बकवास ही बोलूँगा, कि वो काम भी क्यों कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू डू नॉट नो व्हाट इज बिजनेस। बट जो टीवी पर आ रहा है वो फिल्टर आउट होके आ रहा है। बट अगर आप ध्यान से समझो, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, सो दे विल अर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये क्या हो रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आपने आके एक बिजनेस बनाया, आप आके सिर्फ इंडिया के बारे में सोच रहे हो कि मैं इंडिया में बेचूंगा, इंडिया के लोगों से कमाऊंगा। तो तुम क्या कर रहे हो, इंडिया के लोगों से कमा रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग ग्लोबल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वो हम कहते हैं ना, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। मैं आपको इसका ना आप गुड़गांव में रहते हैं, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सो थिंक अबाउट एन एवरेज बिल्डर हियर, जो सिंपली प्लॉट खरीदता है, फ्लोर्स बनाता है, बेच देता है। अब देखो वो कर क्या रहा है, वो प्लॉट खरीदता है, मान लेते हैं 10 करोड़ का, 5 करोड़ की उसकी कंस्ट्रक्शन है, 15 करोड़। उसे पता है भाई मुझे मिनिमम 5-7 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, इससे कम पे काम मैं नहीं करूंगा, है ना। 2 साल लगेंगे, 2.5 साल लगेंगे, जो भी लगेगा, मेरे को 5-7 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए। अल्टीमेटली उसने क्या किया, 15 करोड़ की लागत हुई, 5-7-8 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए जो भी उसके हाथ में, उसने बनाया एंड उसने बेच दिया, और फिर वो यही काम रिपीट एंड रिपीट करता जाता है। अब खरीद कौन रहा है, रिटेल बायर, पीपल ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपने अपनी पूरी जिंदगी जमा पूंजी करी, सब कुछ किया, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, बिल्डर रिस्क ज्यादा बड़ा ले रहा है, पैसा ज्यादा लगा रहा है, बट उसे कमाना है। बट अब हो क्या रहा है, एक आदमी मैंने पिछले 10 सालों में ऐसे बिल्डर्स देखे हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से शुरू किया और आज 100 करोड़ रुपए पहुंच गए इन जस्ट 10 years। आई नो सच पीपल। 1 करोड़ से 100 करोड़ रुपए पहुंचना, आज उस बंदे के पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं। 1 करोड़ से शुरू किया, छोटे 50-50 गज, 60-60 गज के बनाए भाई, 20-30 लाख की लैंड ली, 4 फ्लोर बनाए, 10-15 लाख 20 लाख लगाए, 50 लाख का माल था, 80 लाख का 1 करोड़ का बेचा, फिर मल्टीप्लाई करते 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 40 करोड़ का बनाया, 70 करोड़ का बेचा, आज 70 करोड़ का बनाया, 100 करोड़ का बेचा, आज वो 100 करोड़ पे पहुंच गया। ठीक है,
और वो 1 करोड़ भी जो है वो या तो बीवी के गहने रख के या नहीं, अपनी वो कैसे जमीन भी रख करा, के देखो वो लाया बिजनेसमैन होगा। हमेशा रिस्क लेता है। हाँ। तो रिस्क बिजनेसमैन के पास हमेशा होता है। वो नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता, मार्केट में रिसेशन आ जाता, तो उसका पैसा फंस जाता। अभी तो मार्केट देखो बूम होती चली गई। पिछले 10 सालों में क्या हुआ, टक 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 टक, रियल एस्टेट प्राइसेस इन्फ्लेटेड लाइक एनीथिंग ना, Yes. एंड एवरीथिंग इन्फ्लेटेड। सो पॉइंट इज दिस कि वो कमा तो गया, बट कमाया किससे? आप मुझे आंसर दो। इंडिया के लोगों से। ही इज नॉट ग्लोबल, है ना? यस। प्रॉब्लम कहां पर है कि भाई वो सारा पैसा किसने लगाया? रिटेल पब्लिक ने लगाया। अब एक आदमी ने 1 करोड़ से 100 करोड़ बनाया जरूर, नो डाउट अबाउट इट, बट ये जो एक एग्जांपल मैंने दिया ना, ये हर इंडस्ट्री के लिए है वैलिड, कि एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी मिलके इतना इतना पैसा कमा रहे हैं और बाकी के लोग ईएमआई भर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो भी अपनी लाइफ को स्केल अप कर रहे हैं। ऐसा नहीं स्केल अप नहीं हो रहा, स्केल अप गांव में भी हो रहा है। एक गांव का आदमी जो आज शहर में आके काम करता है, उसके घर पे भी आज उसने एक मोबाइल फोन दे दिया, स्मार्टफोन। आज वो यहाँ पर बैठा है, मनी ट्रांसफर करता है, यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करता है, वीडियो कॉल पर बात करता है। आजकल गांव में भी वो एसी लगवा पा रहा है। तो डेवलपमेंट तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट वो उतना अमीर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो एक्सपोनेंशियल कर्व यहां पर आया ना, 1 का 100, तो ये सोचो कि किसी की 1 लाख की सैलरी आ जाए तो क्या वो 10 साल में 1 करोड़ हो गई? नहीं हुई ना। 1 लाख की 2 लाख 3 लाख हुई। इसी तरीके से जो आदमी 10,000 कमा रहा था, वो 10 के 12 15 20 कमा रहा है, बट वो 1 का 100 सोच ही नहीं सकता। हाँ। बट जो अमीर आदमी है ना, आज वो 100 करोड़ पे अगर आ गया है तो वो क्या सोच रहा होगा सर? 1000 करोड़। और 1000 करोड़ के बारे में वो सोच रहा है। मैं कह रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सोचे और वो बड़ा ना करे। हो सकता है 1000 पे ना पहुंचे, 500 पे पहुंच जाए, 400 पे पहुंच जाए, है ना? बट जो गरीब आदमी है वो क्या सोच रहा है? ये वाली सरकार मुझे 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये हर महीने अकाउंट में डाल देगी, बिजली का बिल आएगा नहीं, इस चीज से होगा नहीं। सो व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू गेट। और नौकरी के लिए भी वो सरकार को ही ब्लेम कर रहा है। नौकरी के लिए कर रहा है, वो नौकरी के बारे में सोच रहा है। सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट द पब्लिक ऑफ इंडिया इज थिंकिंग राइट नाउ। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी पुष्कर, उसमें यह था कि क्यों लोग रिलीजन से इतनी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि हर एक को एज एन इंडिविजुअल सबको जो है एक आइडेंटिटी चाहिए अपनी। जब आप दुनिया में निकल कर के पैसा कमाने जाओगे या कोई बिजनेस खड़ा करने जाओगे या एम्प्लॉयमेंट करने जाओगे ना, वो आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो रिलीजन वाली आइडेंटिटी है ना कि भाई मेरे को नहीं, मैं सीईओ नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ, ये जो आइडेंटिटी से आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि आपको बिना कोई मेहनत करे एक ग्रुप में एक्सेप्टेंस मिल गया साइकोलॉजिकली। दैट इज़ व्हाट प्लेज। और जो दूसरी आपने बात करी वो भी बहुत सही है कि आपका ब्रेन पावर वही 100 है, 100 वॉट का ही अगर ब्रेन पावर है, उसमें से 80 अगर आपने ये सब चीज़ों में खर्च कर रहे हो कि अरे वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ किस मुस्लिम का घर तोड़ दिया, या कहाँ पर न्यूज़ भी सारी वही देख रहे हो, तो आप पर्सनल ग्रोथ, बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाओगे, उनका भविष्य कहाँ से बनाओगे, अगर सारा टाइम और एफर्ट आपका वहीं जा रहा है तो। एंड देन दिस एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स इन विच यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑन, कि भाई इस सब के बारे में बोला क्या गया है, व्हाट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ हिंदू रिलीजन। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिंदू रिलीजन। मैं तो अपना सनातन धर्म को मैंने स्टडी करने की कोशिश करी कि अल्टीमेटली हमारा धर्म क्या है। ठीक है, मतलब मुझे समझना था, क्योंकि एक जगह पर आप कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, एक जगह पर आप दुर्गा माँ को मान रहे हो, एक जगह पर यू आर आइडलाइजिंग दीज। जो भगवान राम है हमारे लिए एक आइडल है ना? मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, वो एक आइडल है, हम उन्हें भगवान बोलते हैं। फिर मतलब मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो मैं इसके ऊपर पूरे दिन बात कर सकता हूँ। जैसे जैनिज्म को मैंने स्टडी किया कि भाई तीर्थंकर कौन होते हैं, ये मोक्ष क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मेरे जब साथ में जैसे मैंने बोला एक मुस्लिम फैमिली थी, तो वहाँ पे मौलवी आते थे शाम को पढ़ाने, उन्हें उर्दू पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे। मैं बैठ जाता था, मेरा इंटरेस्ट था भाई। अल्टीमेटली भाई ये उल्टा क्यों लिखा जा रहा है, ये मतलब मेरा इंटरेस्ट था। और जो उनके दादाजी थे ना, वो उर्दू में बात करते थे कि अपने वालिद साहब को बोलिएगा कि हमने हाँ ऐसी बोलते थे, अपने वालिद साहब को बोलिएगा हमने याद किया उन्हें दस्तरखान पर। तो इस तरीके अरे वो ऐसे ही बोलते थे, बड़ा मजा आता था। मतलब उनके जो वर्ड्स है ना, ऐसा लगता था जैसे पोइट्री हो रही है। नहीं, उर्दू क्या है ना, बड़ी मीठी मतलब वो चाशनी वाली लैंग्वेज है। वो बड़ी अच्छी लगती है जब वो मतलब
देखो हम तो बचपन से ही उस तरीके से थे, तो हमें कभी भी वो डिफरेंस नहीं फील हुआ। हाँ। उन्होंने भी हमें जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो वैसे एक्सेप्ट किया। तो अब चाहे बड़े होके हमने देखा कि यार ये इतना, ये दंगे, ये वो क्यों, मतलब समझने की कोशिश करी। तो अल्टीमेटली मैंने ये समझा कि जब हम स्पिरिचुअल कनेक्शंस की बात करते हैं तो कुछ सवाल ना मुझसे पूछे गए। जब मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ मर्चेंट्स हैं ऑफ हिंदुइज्म और अदर रिलीजन्स। तो मर्चेंट्स होते हैं हमेशा, आपको पता नहीं लगेगा बट होते हैं। हाँ। तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट में बात करते हैं। पहचानते कैसे हैं ये बता जो देना। पैसे मांगेंगे डोनेशन मांगते हैं सीधा सीधा, तो पीपल आस्क फॉर द डोनेशन स्ट्रेट अवे। तो ठीक है, डोनेशंस तो चाहिए, उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, वो ठीक है। सो एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, हु यू आर, हाँ। आप कौन हो। तो अब इसके आंसर लोग क्या देते हैं, अभी मैं इन लोगों से पूछूं तो आप बोलोगे मैं पुष्कर हूँ, मैं राहुल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लोग अपना आंसर देंगे, तो वो बोलेंगे नहीं आप ये नहीं हो। तो आपको कह रहे मैं ये नहीं हूँ तो फिर मैं क्या हूँ, है ना। तो मतलब वो कहते हैं यहाँ से ना क्वेश्चन शुरू होते हैं। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत क्या होती है, हु यू आर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ये दो चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आप बिल्कुल, आपने कम से कम रास्ता पकड़ लिया। अब रास्ता वो बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है, वो मुश्किल है, ठीक है। अभी हम जिस स्टेज पर है, मतलब हमें पता है कि हमें किस जगह जाना है, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। सो हु यू आर, जब इसके ऊपर आती है यू आर अ सोल, तो हर रिलीजन इसे एक्सेप्ट करता है कि भाई आत्मा होती है, रूह होती है, इसे एक्सेप्ट करता है कि यू, आपके अंदर एक आत्मा है ना, एक सोल है। सो ये एक्सेप्ट करता है, सारे रिलीजन्स एक्सेप्ट करते हैं। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। सो देयर इज अ, हाँ दैट्स, ये मोक्ष है ना। फिर मैंने ये समझा कि यार ये जितने लोगों को मोक्ष मिला, जैसे मैंने जैनिज्म को समझ रहा था, जो तीर्थंकर होते हैं, इन्हें मोक्ष कैसे मिला। इन्होंने सब कुछ त्याग किया, तो त्याग करना जरूरी है, सैक्रिफाइस। तो आज लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, हिंदुइज्म में भी बलि चढ़ाते हैं, वो सैक्रिफाइस है। फिर मुझे समझा सैक्रिफाइस किस चीज़ों का करना होता है। आपका सैक्रिफाइस कर दूं क्या मैं ये थोड़ी होता है। हाँ। अपनी बुरी आदतों का सैक्रिफाइस करना होता है, जिस चीज से हमें लगाव होता है उसका सैक्रिफाइस करना होता है ना। फिर मैंने देखा अरे ये तो सारे के सारे राजा थे, मतलब जिसने भोगा उसने त्यागा। फिर मैंने मैस्लोज, मतलब फिर इंग्लिश में भी आ जाते हैं ना, मैस्लोज पिरामिड समझा कि यार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज के लिए तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो उन जैसे गौतम बुद्ध के, वो भी राजा थे, है ना, भगवान श्री कृष्ण राजा थे, भगवान राम राजा थे। तो एक्चुअल में मतलब जो उस स्पिरिचुअल पाथ पर निकले, दे हैड ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ। जब बाकी सब पूर्ण हो गया, जब बाकी सब आपने अचीव कर लिया, उसके बाद, हाँ कह सकते हो। तो वो मतलब फिर वो मैस्लोज का पिरामिड भी वही कहता है कि यार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। अगर आज कोई कहे यार मैं तो भिखारी हूँ और मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, मैं भिखारी की बात नहीं कर रहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू डू नॉट हैव मनी। सो अभी प्रॉब्लम क्या है कि घर का लाइट नहीं आ रही, बिजली का बिल, बच्चे की पढ़ाई, उसकी दवाई, माँ का इलाज, ये प्रॉब्लम की वजह से आप ध्यान नहीं लगा पाओगे भगवान में। भगवान में ध्यान लगाने के लिए भी वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होता। तो मतलब यू नीड मनी, है ना। तो अभी वो सारी चीज़ों को समझना शुरू किया मैंने कि यार अल्टीमेटली अगर आपको भी एक लाइफ में अच्छे स्टेज पर जाना है तो आपको लोगों को भी गाइड करना पड़ेगा। और फिर मनी वाला जो अभी तक हम क्या समझते थे, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, नो दे आर रिलेटेड। वो तो सीढ़ी है, पैसा चाहिए तभी मिलेगी, पैसे पर जब तक पैर नहीं पड़े, लक्ष्मी जब तक आपके घर नहीं आएगी तब तक आपके घर में ब्रह्मा भी नहीं मिलेंगे। तो पॉइंट ये है कि आप देखो जितने भी ये गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर होते हैं किसी भी रिलीजन में, सब अमीर होते हैं भाई। किसके पास पैसा नहीं होता, पोप के पास नहीं है क्या, हाँ, सबके पास होता है। सो पैसे तो आ ही जाते हैं और वो आने बहुत जरूरी है। पुष्कर एक प्रॉब्लम आता है कैपिटल का भी, जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, तो या फिर ये कहते हैं कि यार अनएम्प्लॉयमेंट है, अब ठीक है, अब मैंने थोड़ी अपनी एजुकेशन या स्किल सेट पे भी काम कर लिया, थोड़ा सा मैंने जो है स्पिरिचुअलिटी को भी सही उसका मतलब समझ के अपने आप को एक सही रास्ते पे प्रोपेल कर लिया। अब कैपिटल एक बड़ा इशू आता है और उसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। सी होता क्या है कि अगर आपको ना बिजनेस करना है और आपको कोई भी काम करना है तो आप ना रास्ते निकाल लोगे, और आपको नहीं करना, आपको बहाने मिलेंगे। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000, लाख, 2 लाख रुपए चाहिए, तो कोई आदमी ने एक ठेला लगा के भी उसे कमाने की कोशिश करेगा। फिर वो ये नहीं सोचेगा छोटा है बड़ा है,
और पॉइंट नंबर 2 है कि फिर आपको देखना है कि अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है. सो एक बार मैं DU में गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने, और वहाँ पर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करी थी. तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी कि भाई मैं भी एक बड़े नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी, आज मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है और आज मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मेरे परिवार का भला हो रहा है. और अल्टीमेटली मैं लाइफ में और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था. अल्टीमेटली वो भी एक रिस्क ही होता है कि आपको वो नौकरी नहीं मिली तो देन व्हाट विल यू डू. सो कई लोग ना उसमें कई साल लगा देते हैं. सो पॉइंट ये है कि आपको बहुत जल्दी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में चाहिए क्या. जैसे मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था कि भाई अपने पैरों पे खड़ा होना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, क्लियर था. मुझे ये पता था कि ये जब जॉब की बात आएगी ना, जॉब तो यार 10 साल बाद मिलेगी आज से. मैं जब 16 साल का था तो शायद 25-26 साल बाद जॉब मिलेगी एज के बाद. तो 10 साल लग जाएंगे, 9 साल लग जाएंगे, और इतना टाइम नहीं है. तो जल्दी करना है. तो फिर जो अपॉर्चुनिटी मिली उसे ग्रैब किया, चाहे वो छोटी थी बड़ी थी. ट्यूशन पढ़ाना है, किसी के घर जाके पढ़ाना पड़ेगा, रात के 11 बजे घर में घुसेंगे, वी डू नॉट केयर. जो मुझे आता है, जो मुझसे हो सकता है वो हम करेंगे. सो आई नो लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अगर पैसे कमाने हैं ना तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई काम क्या करना पड़ेगा. जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आई एम रेडी टू डू इट. और स्किल्स आपको ना, मैं आपको स्किल्स का आंसर दे रहा हूँ. आपने कहा मैंने अपने आप को स्किल्ड बना लिया, ऐसे नहीं होता कोई स्किल्ड. कोई कोर्स करने से स्किल नहीं बनता. हाँ. आपको घिसना पड़ता है अपने आप को. हाँ. अगर मैं कहता हूँ किसी को सेल सीखनी है ना, आपके आसपास कोई प्रॉपर्टी डीलर वाला होगा, उसे आके बोलो कि भाई मुझे हायर कर ले और मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, सिर्फ कमीशन बेसिस पे काम करूंगा. हिम्मत लेकर आओ ना इतनी. कमीशंस आर वे बेटर देन सैलरीज. परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू मिल जाता है आपको. सो पॉइंट ये है कि उसके बारे में कोई सोचता नहीं, मुझे महीने के 10-15-20 हज़ार रुपये मिले, चैन की नौकरी मिले, मज़ा आ जाएगा. अरे थिंक अबाउट कमीशंस ना, बिकॉज वंस यू अर्न कमीशंस, इसका मतलब है तुमने रेवेन्यू जनरेट किया था और तुम्हें रेवेन्यू जनरेट करना है. उसके लिए स्किल्स अपने आप डेवलप होंगी. बिना स्किल्स के तो रेवेन्यू आएगा ही नहीं. और आज तुम्हारे में स्किल्स है नहीं, तुम्हें कोई हायर करेगा नहीं. तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे वो स्किल्स कैसे मिलेंगी. मेरा एक दोस्त है, उसने अभी कैमिलियाज में एक अपार्टमेंट बिकवाया है. 1% पुष्कर उसका जो टेक अवे है उस एक ट्रांजेक्शन से, वो शायद हम लोग साल में कमाते हैं. क्योंकि वो है इतना 120-130 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो. तो जो बहुत लोग जो ये काम को कई बार पुष्कर ये होता है ना, छोटा मान लेते हैं कि यार ये डीलर का काम है, ये तो बिचौलिए का काम है, ये तो ये है वो है करके बढ़ते ही नहीं. ब्रोकर्स मेक द मोस्ट मनी. हाँ. इन एवरी मार्केट. ग्लोबली. तो चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ब्रोकर्स मेक्स द मोस्ट मनी. चाहे निखिल कामत हो, चाहे मैं तो बोल दिया आंसर. आप, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, आप ले रहे हो. पर बहुत ज़बरदस्त यार. जेरोदा का अगर मैं बिजनेस मॉडल कभी सोचता हूँ तो बहुत लोगों ने स्टार्टअप लगाए. वाई इज जेरोदा द ओनली स्टार्टअप विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल? रीजन इज दैट दे हैव अ परसेंटेज शेयर इन योर ट्रांजेक्शन वैल्यू एवरी टाइम. एंड वंस उनका जो कैक कितना भी बड़ा हो, एक बार जो आदमी उनके प्लेटफॉर्म पे आ गया वो जिंदगी भर कमा कर देने वाला है उनको. सो ये क्या होता है ना, देखो उस टाइम पे उन्होंने सोचा था और फिर उन्होंने एग्जीक्यूट किया. तो भाई मेरे अंदर तो भाई उन लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है. मेरे अंदर उस हर आदमी के लिए रिस्पेक्ट है जिसने कभी लाइफ में रिस्क लिया और कुछ बना के दिखा दिया. और जो फेल भी हो गया ना, उसके लिए भी रिस्पेक्ट है, कम से कम किया तो सही. वो आदमी उन आदमियों से बहुत बेटर है जिन्होंने किया ही नहीं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडसेट पीपल. सो जो पॉजिटिव माइंडसेट पीपल होते हैं ना, वो कहते हैं चल लेट्स डू इट, देखा जाएगा क्या होगा. नेगेटिव लोग एनालाइज करते रह जाते हैं और फिर वो लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं. क्योंकि पॉजिटिव बंदा भी फेल होता है, बट वो फिर दोबारा से, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, दोबारा ट्राई करता है, फिर दोबारा ट्राई करता है. जब मेरे पास एक इंस्टीट्यूट था, मैं सोचता था 100 इंस्टीट्यूट करूंगा. मैं सोचता था, तो मैं पॉजिटिव ही सोचता था. 1 के 2 किए, 2 के 3 किए, फिर देखा यार कुछ और इससे भी बेटर हो सकता है, चलो वो कर लेते हैं. फिर देखा इससे भी बेटर कुछ और हो सकता है, फिर वो कर लेते हैं. आज मैं वाइफ से सुबह डिस्कस कर रहा था कि यार लाइफ में ना, आज मैं ये नहीं करता तो मैं कुछ ना कुछ तो और अच्छा करता ही. क्योंकि मैं उस टाइम पर भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढता था जब मैं कॉलेज में था कि यार किस चीज़ के अंदर ग्रोथ मिल सकती है, पैसे आ सकते हैं, क्या काम किया जा सकता है. तो मैं यूट्यूब नहीं शुरू करता, कुछ और करता, बट करता ज़रूर. ये क्लियर था क्योंकि मैं ढूंढ रहा था. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग यू विल फाइंड इट.
बट पुष्कर, ये ढूंढने में भी ना मैंने एक जर्नी देखी है बहुत सारे लोगों की जो बहुत स्टारी आइड एम्बिशन से स्टार्ट करते हैं. शायद 5 साल पहले के पुष्कर से मैं बात करता ना, तो वो ये कहता है कि यार मैं चेंज कर दूंगा, मैं सारे लोगों को, मैंने ये सीख लिया है, क्योंकि आप सिखाना आपको पसंद है, तो आप ये कहते हैं यार मैं सबको सिखा दूंगा और सबका ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा. लेकिन जब वही मैच्योर होकर के आते हैं लोग, थोड़े और 5 साल जर्नी में आगे आते हैं ना, एक लेवल का, जैसे आपने भी बोला, एक लेवल का वो स्केप्टिसिज्म आ जाता है. यार देखो, सब नहीं सीख सकते. वो कहाँ से आ रहा है वो भी, जब आपने पूरी मेहनत झोंक दी और अपना सब कुछ तन मन धन सब लगा दिया कि यार ये लोग आगे बढ़ें, और फिर आपको लगता है यार इसमें से तो 10 ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, 10% लोग आगे बढ़ रहे हैं, 15%, ये 15 को मैं 50 कैसे बना दूँ. तो वो वाले परसेंटेज पे जब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये करना ही नहीं चाह रहा है, एक लेवल का स्केप्टिसिज्म आता है, तो वहाँ पर फाइनली लैंड करते हैं. तो उसमें जो लोग कर पा रहे हैं वर्सेस नहीं कर पा रहे हैं, में मेजर आपने डिफरेंस क्या देखा? कि क्योंकि बहुत सारी जो ये पॉडकास्ट देख रही है ना जनता, उनको नहीं पता है कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मेजर क्या गैप है उधर? जैसे मैं आज 2 एग्जांपल देता हूँ. आज मेरा भाई है, उसके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है. हाँ. उसे घर नहीं चलाना, उसकी शादी नहीं हुई, उसको जितने पैसे चाहिए वो मम्मी से मांग लेता है, मेरे से मांग लेता है, तो उसका काम हो जाता है. उसको गाड़ी मिली हुई है, घर मिला हुआ है, नौकर चाकर मिले हुए हैं. सो उसकी ना नीड नहीं है, एक बर्निंग डिज़ायर नहीं है. हम पैदा हुए, जितना बड़ा ये स्टूडियो है इतने में तो हम 5 लोग सोते थे, ठीक है, और यहाँ पे तो एसी लगा हुआ है, वहाँ पे कूलर लगा होता था. मुझे उस घर में नहीं रहना था. मुझे सच बताऊं, उस घर में सबसे बेकार लगता था वॉशरूम. यार मुझे ना इस वॉशरूम में सुबह सुबह उठ के नहीं आना. तो बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे नहीं आना भाई. आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट द चेंज. तो अब आपने जो अपना घर बनाया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा ध्यान वॉशरूम पे दिया होगा. हाँ, बहुत बढ़िया. वो देखो, वो तो ठीक है, आप व्हाट यू डिजायर इज व्हाट यू गेट. तो मैं कहने का मतलब ये बता रहा हूँ आज की डेट में आपको कि वो चीज़ें थी ना कि ये लाइफ में नहीं चाहिए, इससे निकलना है. हाँ. उसके लिए ना बहुत मेहनत करी, और मेहनत ना पता भी नहीं लगी. मेहनत करने का जो टाइम फ्रेम भी है ना, मैं आपको सच बताता हूँ, टीनेज इज़ द बेस्ट टाइम. टीनेज इज़ द बेस्ट टाइम. आज आपकी एज में आके बंदा कहेगा ना मुझे चेंज करना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी सर. वो निकल नहीं पाएगा इतनी आसानी से. बट टीनेज में ना घर वाले भी प्रेशर नहीं डालते किसी चीज़ का, तू कर ले बेटा, तेरे को जो करना है, वो सपोर्ट करते हैं. बट आज की डेट में ना, कल एग्जैक्टली मुझे याद है, शायद वो 13, 14, 15 साल का लड़का होगा, पतला सा लड़का. मैं एक मॉल में जा रहा था वाइफ के साथ, तो वो मॉल के जस्ट बाहर पतला सा लड़का ऐसे स्टाइल से सिगरेट पी रहा था. मैंने कहा शुभी ये क्यों पी रहा है, क्या इसे नशा चाहिए? नहीं 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 नहीं, इसने टीवी में देखा, इसने किसी बॉलीवुड एक्टर को सुट्टा मारते हुए देखा, और इसने सोचा यार ये बड़ा कूल होता है. हाँ. ये साला कूल बनना चाहता है. आप देख रहे हो इन्फ्लुएंस कौन किसे क्या कर रहा है. आजकल की मूवीज और वेब सीरीज क्या किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है? या तो गाली है उसके अंदर या नशा है. नशा, गाली, गलत काम, है ना. स्कैम्स बड़े फेमस हो रहे हैं, है ना. उसमें भी लोग आइडल मान रहे हैं. हर्षद मेहता को आइडल मान रहे हैं लोग. आप इंटरनेट पर देखो. हाँ. आप देखो, हर्षद मेहता को आइडल मान रहे हैं लोग. रिबेलियस था ना थोड़ा, एक लेवल का रिबेलियन था, लोग कनेक्ट. मैं कह रहा हूँ कि आप देखो, आप किसे आइडलाइज कर रहे हो. जब मैं अभी रिलीजन पढ़ा था तो हमें आइडलाइज करने के लिए बोला गया भगवान राम को, कि बाप ने बोल दिया, पिताजी ने बोल दिया, तो भैया बाहर तो बाहर, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, है ना. तुम पिताजी के बोलने में ना धूप में 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, पैर जल जाएंगे तुम्हारे.